नमस्कार साथियों। देखिए, फ़िज़िक्स का एक लॉ होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। फ़िज़िक्स का लॉ इस वीडियो में क्यों ले आया वो मैं अभी समझाऊंगा आपको। लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर कोई एक और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट अगर आगे बढ़ने की कोशिश करे तो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसकी लेज़ीनेस की वजह से ये इसको रेजिस्ट करता है आगे बढ़ने से, नीचे वाले ऑब्जेक्ट को रोकता है कि आगे मत बढ़ो। लेकिन नीचे वाला अगर आगे बढ़ जाए तो इसको पीछे की तरफ धक्का लगता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि आप बस में या ट्रेन में या मेट्रो में आप बैठे हो, तो जैसे ही मेट्रो आगे की तरफ बढ़ेगी तो आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी लेज़ी होती है, आगे बढ़ने से मना करती है, लेकिन मेट्रो तो आगे बढ़ेगी ही, तो आपकी बॉडी को पीछे की तरफ धक्का लगता है। और आज यही लॉ हमारे हिंदुस्तान के लोगों पर लागू हो रहा है, भारत के लोगों पर यही लॉ लागू हो रहा है। वो कैसे, मैं अभी साबित करके दिखाऊंगा आपको। देखिए, डेवलप्ड, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड, 3 तरह के देश होते हैं। 2015 से पहले हमारा देश सबसे निचले स्तर के देशों में था, अंडर डेवलप्ड था, अल्प विकसित देश था। लेकिन 2015 में हमको डेवलपिंग कंट्री की लिस्ट में आने का मौका मिला। डेवलपिंग कंट्री हम बन गए, विकासशील देश। जिस देश में विकास बहुत तेज़ी से हो रहा होता है वो इस सूची में होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ की सूची में। और जो विकसित हो चुके होते हैं वो होते हैं डेवलप्ड कंट्री, वो सुपर पावर बन चुके होते हैं। हमारा देश अभी डेवलपिंग कंट्री है 2015 से। ये 2015 में डेवलपिंग कंट्री की लिस्ट में क्यों आ गया? क्योंकि हमारे देश में कई छोटे छोटे सुधार हुए। उन सुधारों की वजह से, उन बदलावों की वजह से हमारा देश 2015 में डेवलपिंग कंट्री बन गया। और अभी भी हमारे प्रधानमंत्री जी का लगातार यही प्रयास है कि अब हमारा देश डेवलप्ड कंट्री की सूची में भी आए। और डेवलप्ड कंट्री की सूची में कैसे आएगा? जब इस देश में कई बड़े बदलाव होंगे। बदलाव ही विकास लेके आता है, इस बात से आप सभी लोग शायद सहमत होंगे। तो इस देश को चाहिए बड़े बदलाव, जिससे कि ये डेवलप्ड कंट्री बने, विकसित देश बने, सुपर पावर बने। तो उसके लिए बदलावों की ज़रूरत है। और बदलाव आने के लिए लोगों को अपनी लेज़ीनेस को ख़त्म करना पड़ेगा। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हमको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, तभी देश का बदलाव होगा। कुछ उसी क्रम में प्रधानमंत्री जी का लगातार प्रयास है। नोटबंदी को लें या फिर शिक्षा नीति को लें, उसके बाद कृषि कानून को लें और उसके बाद अब अग्निपथ योजना। ये लगातार सिद्ध कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी लगातार कोशिश कर रहे हैं बदलावों की, अपने देश में बदलाव हों। क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो पिछले साल कृषि कानून आया, कृषि के क्षेत्र में कुछ बड़ा बदलाव आया। किसानों को मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाने का प्रयास प्रधानमंत्री जी ने किया। लेकिन वही उस कानून से कुछ लोगों को दिक्कत हुई, वो आगे बढ़ने से उन्होंने देश को रोका और पीछे की तरफ सारे किसानों को धक्का लगा और वो पीछे की तरफ गिर गए। खैर, आज का हमारा टॉपिक कृषि कानून नहीं है, हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं सारे उन प्रोटेस्टर्स से अपील करना चाहता हूं कि अपना प्रोटेस्ट, अगर आपको ये कानून पसंद नहीं है तो अपना प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से करें, दंगा ना करें। इतना ज़्यादा दंगा देश में कर रहे हैं लोग कि रेलों को जला रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा यातायात की सुविधा, सबसे बड़ी ट्रेन है और आप ट्रेनों को जला रहे हो। आपको पता है एक ट्रेन को बनने में 68 करोड़ की लागत आती है, उसका 20 करोड़ का तो केवल इंजन ही इंजन होता है। और पूरे देश में लगभग 30 से ज़्यादा ट्रेन जला दी है। आपने लगभग 200 करोड़ का नुकसान देश को पहुंचा दिया है और आप सपना देखते हो देश की रक्षा करने का। ये तो बिल्कुल ही उल्टा कर रहे हो। देश की रक्षा करने का जो भी व्यक्ति सपना देखता है, वो देश की सेवा करना चाहता है, तो वो देश को जला कैसे सकता है? लोगों ने, लोगों की ही, सिविलियंस की ही गाड़ियों को जला दिया है, उन पर पथराव कर रहे हैं, पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। देखिए, ये एक फ़ौजी नहीं कर सकता, ये एक फ़ौजी के गुण नहीं है। एक फ़ौजी अपने देश को किसी के भी भड़कावे में नहीं आकर अपने देश को नहीं जला सकता। तो आप सभी से अपील है कि आप ऐसा ना करें। कृपया इस कानून को समझें। ये योजना है क्या, सरकार की ये योजना है क्या, क्यों सरकार इस योजना को लेके आई है, इसके फ़ायदे गिने, इसके नुकसान गिने, फिर उनको कंपेयर करें कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है, फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है। और कृपया अपने स्वयं के फ़ायदे नुकसान को कम देखें, अपने देश के फ़ायदे नुकसान को देखें। क्योंकि स्वार्थ की भावना जिसमें होती है वो फ़ौजी कतई नहीं हो सकता,
कड़वे शब्द हैं, लेकिन जो भी प्रोटेस्टर्स हैं वो फौजी बनने लायक है ही नहीं, क्योंकि वो देश को जला रहे हैं और देश की रक्षा करने का सपना देख रहे हैं। अनिल पुरी जी ने अपनी हाल ही में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि जो भी लोग प्रोटेस्टर्स हैं, जो भी दंगा कर रहे हैं, उनके कैमरे में फ़ोटो आ जाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से न्यूज़ चैनल्स वहाँ पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और कैमरे में उनका अगर फ़ोटो कैद हुआ और बाद में वो भर्ती के लिए आए और उनकी पुलिस वेरिफिकेशन तो होगी ही होगी, पुलिस वेरिफिकेशन तो 100% है वहाँ पर, तो अगर उनका मैच कर गया किसी भी दंगाई से तो उनको भर्ती में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो भर्ती के लायक है ही नहीं। वो भड़कीले दिमाग के लोग हैं, उनको हम भर्ती में लेने का रिस्क नहीं ले सकते। देखिए, इसी साल श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 1.5 साल के अंदर अंदर वो 10 लाख रोजगार प्रदान करेंगे और 14 जून 2022 मंगलवार को ये ऐलान होता है, ये घोषणा होती है अग्निपथ योजना की। श्री राजनाथ सिंह जी ये घोषणा करते हैं। इस घोषणा के बाद पूरे देश में आगजनी का माहौल फैल जाता है और उस आगजनी के माहौल को देखते हुए बृहस्पतिवार को एक संशोधन करना पड़ता है। आयु सीमा को 21 साल से बढ़ाकर 23 साल करना पड़ता है, लेकिन माहौल अभी भी शांत नहीं है, अभी भी उतना ही बिगड़ा हुआ है। संशोधन का कोई भी असर दिख नहीं रहा है। आखिर ये क्या योजना थी अग्निपथ योजना, जिससे इतना आक्रोश फैल गया? इसके बारे में कुछ बिंदु में लेकर आया हूँ, मेजर पॉइंट्स। इनको हम जानेंगे कि आखिर ये योजना है क्या। तो देखिए, सबसे पहली बात, देखिए लोग दंगा कर रहे हैं, लेकिन उन दंगाइयों को ये पता ही नहीं है कि योजना है क्या, क्योंकि कई न्यूज़ वालों ने उनसे पूछा कि क्यों दंगा कर रहे हो, तो उनके जवान पे आता है अग्निपथ योजना। उनसे पूछा गया कि क्या है अग्निपथ योजना, तो वो बस एक ही बात जानते हैं कि 15 साल से 4 साल उम्र घटा दी है, सर्विस पीरियड 15 साल से 4 साल कर दिया है, लेकिन उनको योजना पूरी पता नहीं है। तो उनसे विनती है पहले पूरी योजना जानें, उसके बाद अपना कोई भी प्रोटेस्ट करें। पहली बात, 45,000 से 50,000 सैनिकों की सालाना भर्ती होगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देंगे और इतनी सारी भर्तियां उन्होंने निकाली फ़ौज के लिए। जो भी इस भर्ती के दौरान, इस अग्निपथ योजना के दौरान जो भी फौजी अंदर जाएंगे उनको अग्निवीर बोला जाएगा, उनको अग्निवीर की उपाधि मिलेगी और ये अग्निवीर 4 साल का इनका कार्यकाल है, इनकी सर्विस ड्यूरेशन है 4 साल। तीसरी बात, 25% जो इनमें से अग्निवीर होंगे, जो 45 से 50,000 भर्ती हुई हैं, उनमें से 25% को स्थायी कमीशन भी मिलेगी, उनको 15 साल और काम करने का मौका मिलेगा। और बच्चे कुछ 75% जो पीछे के 75% होंगे। देखिए, टॉप के 25% को आगे काम करने का मौका दिया जा रहा है। उनकी रैंकिंग के हिसाब से टॉप के 25% लोग जो होंगे वो आगे उनको पूरी जो है स्थायी कमीशन मिलेगी 15 साल की। लेकिन जो 75% बचे उनको निकाल दिया जाएगा, यानी रिटायर कर दिया जाएगा उनको। और रिटायर करते समय उनको क्या क्या दिया जाएगा वो उसी चीज़ मैं भी समझाऊंगा। साथ ही में एक और बड़ी बात है कि नॉट फॉर सर्विस कमीशन पोस्ट, जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं जैसे कि लेफ्टिनेंट, ऐसी पोस्टों के लिए ये योजना नहीं है। ये केवल नीचे के जो सैनिक जो होते हैं उनके लिए ये योजना है। 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के ही लोग इसमें भर्ती देख सकते हैं, क्योंकि ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 17.5 से 21। लेकिन बृहस्पतिवार को एक संशोधन हुआ कि इस साल 23 साल तक के बच्चों को भी लिया जाएगा। वो संशोधन क्यों हुआ उसको भी समझेंगे। साल में 2 बार भर्ती रैली होगी, साल में 2 बार भर्ती ली जाएगी और 6 महीने इसका प्रशिक्षण होगा। जो भी अग्निवीर उसमें पहुंचेंगे, 4 साल की उसकी सर्विस पीरियड है, उसमें से 6 साल प्रशिक्षण, 6 साल उसकी प्रैक्टिस चलेगी और 3.5 साल वो तैनात रहेगा। अच्छा, ये सर्विस कमीशन ये जो अग्निवीर होंगे इनकी सैलरी क्या होगी, इनकी बेसिक पे क्या होगी? देखिए, पहली साल तो इनको 30,000 रुपये मिलेंगे। 30,000 में से 21,000 उनको मिलेंगे, 9,000 उनकी सेवानिधि पैकेज में चले जाएंगे। दूसरी साल 23,100 रुपये उनको मिलेंगे, 9,900 रुपये उनकी सेवानिधि पैकेज में चले जाएंगे। 36,500 तीसरी साल हो जाएगा। इतनी तेज़ी से किसी भी और जॉब में इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है सैलरी। 36,500 रुपये हो जाएगी और 25,580 आपको मिलेंगे, 10,950 रुपये आपकी सेवानिधि पैकेज में चले जाएंगे। 40,000 चौथी साल हो जाएगी, 28,000 रुपये आपको मिलेंगे, 12,000 रुपये आपकी सेवानिधि पैकेज में चले जाएंगे। ये सेवानिधि पैकेज का आपका कुल कंट्रीब्यूशन जो होगा वो होगा 5 लाख
2,000 रुपये, उसमें 5,02,000 रुपये सरकार भी जोड़ेगी, तो ये हो जाता है 10,04,000 रुपये सेवानिधि कॉन्ट्रीब्यूशन, सरकार का जोड़कर और आपका जोड़कर। 10,04,000 रुपये की जो ब्याज बनती है वो जोड़ के, सारा कुछ जोड़ के 11,71,000 रुपये आपको सेवानिधि पैकेज मिलेगा आफ्टर एग्जिट, जब आपकी रिटायरमेंट होगी। 11,71,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। साथ में अगर आप 10वीं करने के बाद उस योजना से जुड़े हैं तो आपको 12वीं का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सोचिए, आप 4 साल के लिए जा रहे हैं फौज की नौकरी में, 2 साल तो आपको 12वीं करने में लगता, तो 12वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का रिजल्ट भी मिलेगा आपको। साथ में जो अग्निवीर कौशल का सर्टिफिकेट आपको अलग से मिलेगा। इसके कई फ़ायदे हैं, फ़ायदे अभी जानेंगे। तो आपकी ये 4 साल बर्बाद नहीं जाएंगी। और आप अगर मान लीजिए 18 साल के इस योजना से जुड़ जाते हैं तो 22 साल में आप रिटायर हो जाएंगे। आपके पास इतना एक्सपीरियंस होगा, स्किल होगी, और उस स्किल के साथ आप कोई दूसरी जॉब भी देख सकते हैं। साथ में कोई भी सरकारी नौकरी भी देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप किसी की भी तैयारी कर सकते हैं। सैलरी की हमने बात कर ली। सैलरी के साथ रिटायरमेंट जब आपकी होती है तो आपको सेवानिधि पैकेज मिलता है, लेकिन भगवान ना करे आपकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के लिए भी उन्होंने प्रावधान किया है। 48 लाख रुपए गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर आपको मिलता है। आपकी मृत्यु अगर हो जाती है सेवा के दौरान तो आपके परिवार को 48 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये आपका जीवन बीमा हो गया। और क्योंकि सेवा के कारण ये मृत्यु हुई है तो आपको 44 लाख रुपए अतिरिक्त अनुग्रह राशि दी जाएगी। साथ में सेवानिधि भी दी जाएगी, जो सेवानिधि मिलनी थी आपको रिटायरमेंट में वो भी दी जाएगी। और साथ में आपकी जितने भी वर्ष बचे हैं सर्विस के, उतने वर्ष तक आपकी सैलरी भी दी जाएगी। यानी लगभग 1 करोड़ रुपए आपकी, अगर भगवान ना करे मृत्यु हो जाए तो आपको परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे लगभग। अगर कोई व्यक्ति विकलांग हो जाता है तो उसकी भी क्षतिपूर्ति की गई है। देखिए, जो वहाँ पर कोई क्राइटेरिया होता होगा, अगर आप देखिए परसेंटेज के हिसाब से विकलांगता निर्धारित की जाती है फौज में, कितना % कोई आदमी विकलांग हुआ है। अगर 100% विकलांग हो गया है तो 44 लाख रुपए दिए जाएंगे, 75% हुआ है तो 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, और 50% विकलांग हुआ है तो 15 लाख रुपए उसको दिए जाएंगे। तो ये कुछ क्षतिपूर्ति भी शामिल है इस योजना में। इस योजना से जुड़ी कुछ पक्ष की बातें और कुछ विपक्ष की बातें देखते हैं कि इस योजना के पक्ष में कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से इस योजना से फ़ायदे होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला फ़ायदा, ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां होंगी, क्योंकि 4 साल के बाद लोग रिटायर होंगे और लोगों की ज़रूरत होगी, वो भर्तियां ज़्यादा हो जाएंगी। एवरेज एज, जो इंडियन आर्मी की अभी फ़िलहाल की एवरेज एज है वो है 32, वो घटकर 26 हो जाएगी, जो कि एक अच्छी बात है। युवा फौज हमारी बन जाएगी। युवा फौज किसी भी देश के लिए बेहतर ही होती है। 25% जो अग्निवीर होंगे वो आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, उनको 15 साल का मौका मिलेगा, वो रिटेन कर लिए जाएंगे। और 75% जो निकलेंगे उनको हम ये क्यों नहीं देख रहे कि उनको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा 4 साल देश की सेवा करने का। इसको आप अगर नौकरी रोजगार से जोड़ेंगे तो आपकी गलत बात होगी, क्योंकि देश की सेवा करने का अपने आप में ही एक सुनहरा मौका है देश के युवाओं के पास। 75% लोगों को एक्सपीरियंस मिलेगा देश की सेवा करने का। एक ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग से गुजरेंगे। 25 की उम्र में आर्थिक तथा मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे। 25 की उम्र में एक 2013 में सर्वे हुई थी, केवल 2% ही, 25 की उम्र वाले लोग केवल 2% ही थे जो कि 12-15 लाख रुपए की जमा पूंजी कर पाते थे। इस योजना के तहत 75% लोग जो बाहर जा रहे हैं वो मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके होंगे, क्योंकि 11-12 लाख रुपए वो लेके बाहर निकल रहे हैं। साथ में एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कौशल, अग्निवीर कौशल के नाम से। उसके अपने एक फ़ायदे हैं। स्टेट पुलिस, उस प्रमाण पत्र से क्या फ़ायदा होगा कि स्टेट पुलिस, जो स्टेट पुलिस होती है, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, इनमें उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ में CAPF और असम राइफल, जो भी पैरामिलिट्री होती हैं, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि 10% उन लोगों को, अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण का भी यहाँ पर प्रावधान हो चुका है CAPF और असम राइफल में। बैंक लोन, अग्निवीरों को बैंक लोन बहुत जल्दी देगी, आसानी से उनको लोन मिलेगा, जितना भी उनको चाहिए लोन मिलेगा अग्निवीरों को।
साथ में उनके पास 12 लाख रुपए भी हैं, लोन भी मिल जाएगा, तो वो अपना भी कुछ बहुत बड़ा काम शुरू भी कर सकते हैं। 12वीं की पढ़ाई करने का मौका भी मिलेगा। मैंने बोला 10वीं पास करके आप अगर इस योजना से जुड़ते हैं, आप अग्निवीर बनते हैं, तो आपको 12वीं का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये इतनी सारी इसकी पक्ष में बातें हैं। कुछ विपक्षी बातें देख लेते हैं। देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं प्रशिक्षण का वक्त कम है, समय कम है प्रशिक्षण का, प्रैक्टिस का, ट्रेनिंग का। देखिए, आज हम इस मॉडर्न वर्ल्ड में हैं। आज का बच्चा, जो 2 साल का बच्चा है, वही मोबाइल चलाता है, जबकि उसे किसी ने सिखाया नहीं है, उसे किसी से ट्रेनिंग नहीं मिली। 2 साल तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, 1.5 साल का भी चला लेता है मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन को। इतने स्मार्ट बच्चे हैं आजकल के। तो 6 महीने का प्रशिक्षण काफ़ी है आज के युवा के लिए। वो बहुत तेज युवा है। अब वो पुरानी बात नहीं रही, आगे बढ़ना होगा, आगे सोचना होगा हम लोगों को। 6 महीने का प्रशिक्षण काफ़ी है आज के युवा के लिए, काफ़ी प्रशिक्षण है, ये काफ़ी समय है। तो ऐसी बात ना बोलें। पेंशन, देखिए पेंशन को मैं भी समझाऊंगा, पेंशन आपको क्यों ना लेनी चाहिए, पेंशन को अभी आगे समझेंगे। पहले देखते हैं 4 साल बाद बेरोजगार, 4 साल बाद आप बेरोजगार हो जाएंगे, एक ये विपक्ष में बात की जा रही है। देखिए 4 साल बाद बेरोजगार आप सभी लोग, बहुत लोग बोल रहे हैं। 4 साल बाद आपके पास 12 लाख रुपए हैं, आप 4 साल एक ऐसी जगह काम करके आए हैं, देश की सेवा करके आए हैं, ट्रेनिंग आपको वहाँ बेहतर मिली है, आप एकदम एक्सपीरियंस्ड बंदे हो चुके हैं, आप डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हैं। आप बेरोजगार कैसे रह जाएंगे, आप मुझे बताइए। CAPF आसाम राइफल ने 10% का आपको आरक्षण दे रखा है, स्टेट पुलिस आपको प्राथमिकता देगी। किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप जा सकते हो थोड़ी सी तैयारी करके। मैक्सिमम 25 साल में आप रिटायर हो जाओगे, मिनिमम आप 21.5 साल में रिटायर हो जाओगे। तो आप अगर मान लीजिए 23 साल पर रिटायर होते हो या 24 साल पर रिटायर होते हो, आपके पास ठीक ठाक 28 या 32 साल लास्ट होता है सरकारी नौकरी के लिए। और अगर आप SC ST OBC में हैं तो आपको 3-4 साल और एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। तो आपके पास ठीक ठाक 6-7 साल का वक्त है, आप तैयारी करें और गवर्नमेंट जॉब में लग जाएं। तो 4 साल बाद बेरोजगार तो युवा नहीं रहेगा, ये एकदम बकवास बात है। एंटी सोशल एक्टिविटी, ये हाँ, ये मुद्दा थोड़ा सोचने वाला है कि 4 साल बाद जो युवा हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, वो कुछ एंटी सोशल एक्टिविटी ना कर बैठें। अब देखिए, मर्सनरीज ना बन जाएं। वो देखिए, युवा जब रिटायर होगा तो कुछ गलत काम ना करे। इसके लिए देखिए, अभी से डरने की बात नहीं है, ये तो पहले से भी डर है। कुछ जो 15 साल बाद रिटायर हुआ है वो भी तो एंटी सोशल एक्टिविटी कर सकता है। जैसे कि 1984 की बात बताऊं आपको। 1984 में शाहबेग सिंह जी ने क्या किया कि खालिस्तानियों को ट्रेनिंग दी। तो ये तो पहले भी होता आया है, ये अभी का मुद्दा नहीं है। इस योजना से इस चीज़ का कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि ये पहले भी होता था, अब भी शायद हो, या अब कम हो, या अब ज़्यादा तो नहीं होगा, इतना ही रहेगा। वैसे भी बहुत कम होता है, क्योंकि फौज से अगर कोई व्यक्ति जुड़ता है तो वो दिल से जुड़ता है, क्योंकि देश की सेवा, उसकी ट्रेनिंग ही उस प्रकार की है। और ये 4 साल 15 साल का मुद्दा है ही नहीं। कोई अगर व्यक्ति 1 साल के लिए भी फौज में जुड़ता है, वो आजीवन फौज से जुड़ जाता है। ये फौज की खूबसूरती है, वो किसी भी अपने व्यक्ति को, बंदे को अभी छोड़ती नहीं है, वो जुड़ जाती है उस बंदे के साथ। फौज से जुड़ाव आपका बना रहेगा 4 साल के बाद भी। साथ में ये बात कही जा रही है लैक ऑफ मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन की कमी रहेगी युवाओं में, क्योंकि उनको पता है 4 साल बाद हमें यहाँ से निकलना है, तो आप जोखिम नहीं लेंगे। तो मैं उन लोगों को बोलूँगा जो ऐसी बात कर रहे हैं कि मोटिवेशन नहीं रहेगी। देखिए, हमारे देश का युवा, एक तो 18 साल से 25 साल तक के लोग जो होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, एंथुसियास्टिक लोग वो होते हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि 25% लोगों में आने के लिए 100 में से 25 लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, उनको प्रमोट किया जाएगा, तो 100 के 100 ही जोर लगाएंगे उन 25 में आने के लिए। तो उनका मोटिवेशन लगातार बना रहेगा उन 25 लोगों में आने के लिए, अपनी 25 लोगों में उनमें जगह बनाने के लिए वो मोटिवेट रहेंगे कि हमको उन 25 में भी शामिल होना है। तो उनका मोटिवेशन तो इस बात से बना रहेगा, तो मोटिवेशन की भी कोई कमी नहीं रहेगी। और देश की सेवा में अगर आप जा रहे हैं तो आपका मोटिवेशन लेवल तो वैसे भी हाई रहना ही चाहिए। तो ये विपक्षी बातें थी, विपक्षी बातों में ज़्यादा दम मुझे लगा नहीं,
पेंशन की बात को अभी हम देखते हैं। देखिए, ये तो तय है कि इस योजना से भारत का फ़ायदा होने वाला है। मैं समझाता हूँ कैसे। भारत का रक्षा बजट लेके आया हूँ मैं 2020 से 21 का। 2020 से 21 का भारत का रक्षा बजट था 4.85 लाख करोड़ रुपए। उसमें से 1.34 लाख करोड़ जो आर्मी के पर्सन्स थे उनके वेतन में खर्च हुआ। 1.28 लाख करोड़ जो पूर्व सैनिक थे उनको पेंशन देने में खर्च हुआ। 1.31 लाख करोड़ हथियारों की खरीद पर खर्च हुआ। अब क्या है कि ये पेंशन ख़त्म कर दी है। पेंशन आप खुद ही सोचिएगा, पेंशन जो पुराने जो सैनिक हैं उनको पेंशन देना ज़्यादा सही रहेगा देश के लिए, या उस पेंशन के पैसे को आप हथियारों की खरीद में इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हथियारों की खरीद में अगर आप दोगे, देखिए पेंशन आप पेंशन ले लीजिए या देश की सेवा कर लीजिए, देश के हित के बारे में सोच लीजिए। दो ही काम, एक ही काम हो सकता है। पेंशन जो है ख़त्म करी गई है और 1.28 और 1.31 ये दोनों ही जुड़ जाएंगे हथियारों की खरीद के लिए, और हथियारों की खरीद होगी, वेल इक्विप्ड आर्मी बनेगी, ये देश का फ़ायदा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स आएंगे और मॉडर्न वेपन्स आएंगे, और यही तो सारा खेल है। आर्मी को मॉडर्न बनाना है, मॉडर्नाइजेशन करना है आर्मी का, आधुनिकीकरण करना है आर्मी का भारत की सरकार को, तभी तो हम डेवलप्ड कंट्री बनेंगे, सुपर पावर बनेंगे हमारी आर्मी जब मॉडर्न होगी। तो ये सारा खेल हो रहा है इसके लिए। कृषि प्रधान देश है हमारा, कृषकों के लिए कानून आया, उसमें बात करी गई मॉडर्नाइजेशन ऑफ फार्मर्स, लेकिन वो कानून पारित हुआ, लेकिन उसके बाद उसको वापस लेना पड़ा। तो आप कृपया करके ऐसा कुछ ना करें कि ये कानून भी सरकार को, ये योजना भी वापस लेनी पड़े, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव है। बड़े बड़े जो विशेषज्ञ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो इसको गेम चेंजर बता रहे हैं। ये गेम चेंजर है। देखिए, तीनों आर्मी मतलब तीनों जल सेना और वायु सेना और थल सेना, तीनों ही सेना के प्रमुख लोग जो हैं वो इस पूरी योजना के साथ खड़े हैं। वो क्यों खड़े हैं? क्योंकि इस योजना में कुछ है जो कि उनको लग रहा है कि हाँ बेहतर है, ये बेहतर बनाएगा हमारी सेना को। तो आप लोग उन लोगों से ज़्यादा तो बड़े हो नहीं सकते सोच में। तो जब इतने बड़े लोगों को ये योजना अच्छी लग रही है, कृपया करके इस कानून को पारित होने दें। लॉ ऑफ इनर्शिया के चपेटे में ना आए, आगे बढ़ें और धक्का पीछे की तरफ आपको ना लगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। देखिए, कुछ लोगों का गुस्सा, आक्रोश जायज़ है, वो मैं समझाता हूँ कैसे जायज़ है। देखिए, 18 महीने से 6 बार डेट चेंज हुई भर्तियों की। पिछले 18 महीने से लगभग 2 साल से कोई भी भर्ती नहीं, उसकी डेट चेंज हो रही थी बार बार। 2020 के जो है एग्ज़ाम रिज़ल्ट भी पेंडिंग है, एयरफोर्स के जॉइनिंग पेंडिंग है, किसी किसी के रिज़ल्ट आ चुके हैं लेकिन कॉल लेटर नहीं आया है। 2019 में भर्ती प्रक्रिया निकाली गई, 2019 में भर्ती प्रक्रिया निकाली गई थी, लेकिन प्रक्रियाओं को पूरा नहीं किया गया, और जो निकाली गई थी उनको पूरा नहीं किया गया था, उनको अब निष्क्रिय कर दिया गया है इस योजना के तहत। तो ऐसे लोग, जैसे मान लीजिए कोई 20 साल का लड़का, उसने 2019 में भर्ती में हिस्सा लिया था और उसने फिज़िकल और मेडिकल को अपना पार कर लिया था, लेकिन बस उसका रिटन रह गया था। तो ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो 20 साल के थे, अब 2 साल से वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा कब रिटन एग्ज़ाम होगा और हम कब देश की सेवा में जाएंगे। तो वो अब 22 साल के हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने बोल दिया कि 21 साल लास्ट एज है। तो उनका गुस्सा इसलिए है क्योंकि 2 साल से वो बेचारे यही इंतज़ार में हैं कि कब उनका एग्ज़ाम हो, कब हम अपनी देश की सेवा में जाएं। तो अब उनके लिए भी सरकार ने प्रावधान कर दिया बृहस्पतिवार को कि 23 साल उम्र बढ़ाकर 23 साल कर दी गई। तो अब उन लोगों को भी राहत मिली, लेकिन अभी भी जो भी आगजनी है, जो भी दंगे हो रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अब इसमें एंटी सोशलिस्ट भी शामिल हो चुके हैं। क्योंकि इतना काफ़ी था, इतने लोगों का गुस्सा जायज़ था, लेकिन उन लोगों में अब एंटी सोशलिस्ट भी घुस गए हैं। तो इसलिए मेरी जो अपील है आपसे वो यही है कि कृपया करके किसी के भी भड़कावे में ना आए
और जितने भी व्हाट्सएप पे या किसी भी चीज़ पर आपको फेक मोटिवेशन दे रहे हैं, चीज़ों को भड़काने की वीडियोस बनाते हैं और कहते हैं इसको वायरल करो, सरकार को झुकना पड़ेगा। जी नहीं, सरकार आपकी ही है, आपका ही देश है, सेना आपकी ही है। आप कृपया करके इन गलत अफवाहों पर ना जाएं, जो सही बात है उसको पढ़ें और अपने दिमाग में प्रोसेसिंग करें कि सही है या गलत है। मेरे हिसाब से सही है, कई रक्षा विशेषज्ञों के हिसाब से सही है, सरकार के हिसाब से सही है, लोग ज़्यादातर लोगों के सिविलियंस के हिसाब से भी ये सही है। तो आप अपने दिमाग में एक बार सोचें कि ये कुछ लोगों के भड़कावे में ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद।